Jai Hind to all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, and I hope कि आपने जो पहली वाली वीडियोज़ है रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू हैव सीन. सो बिकॉज अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो हमें आगे के कंसेप्ट समझने में थोड़ी सी क्या है परेशानी होगी. फाइन. सो we have covered till now, we have covered the electromagnetic radiation, black body radiation and photoelectric effect. So today we start with our new topic, that is atomic spectra. Now what is atomic spectra? Atomic means related to atoms and spectra means their spectrum. Fine. So this atomic spectra or atomic spectrum, why there is a need to study this spectrum? Actually what happened when it is already you can say it is already discovered that light have a dual nature, that is it has a wave as well as a particle nature. So when the concept of particle nature is you can say completely successful, then the Bohr used that concept in the study of the structure, or you can say the atomic spectra of hydrogen. Fine. So in atomic spectra you can say there is a instrument spectroscope and the study is known as spectroscopy. So what happen normally क्या होता है, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स. तो अब ये वेवलेंथ्स को क्या करते हैं, हम इन वेवलेंथ्स को इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी. फाइन. अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये हमें कहाँ बेनिफिट करती है, इट बेनिफिट सेम एज जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स नॉर्मली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है वो एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं करते हैं. और इवन क्रिमिनल्स को भी जब उनके क्राइम पे उनके फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पर ही क्या है आइडेंटिफाई किया जा सकता है. ठीक है. ऐसे ही जब हम एटम की बात करते हैं तो हर एलिमेंट का जो एटम है या एटम ऑफ एन एलिमेंट है वो क्या होते हैं एक दूसरे से, उनके जो स्पेक्ट्राज होते हैं दे आर डिफरेंट. तो किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा किसी और एलिमेंट के एटम के स्पेक्ट्रा के साथ मैच नहीं करता है. सो दिस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स and in this way this atomic spectra is helpful. So atomic spectra के अंदर हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे. फर्स्ट इज योर एमिशन स्पेक्ट्रा and then there is a absorption spectra. अब एमिशन स्पेक्ट्रम में होता क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम मीन्स कि जब नॉर्मली क्या होगा, अब एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए हम यूज़ क्या क्या कर सकते हैं. नॉर्मली एमिशन स्पेक्ट्रम या तो रेडिएशंस या हम किसी मटेरियल को या किसी गैशियस फॉर्म को हम हीट करें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से. कैंडल से हीट नहीं करना है, विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ठीक है. तो अब उससे होगा क्या, अगर हमारे पास कोई गैशियस सब्सटेंस है, ठीक है, दिस इज अ कंटेनर, इसमें क्या है गैस के पार्टिकल्स. फाइन. अब ये गैस के पार्टिकल्स को हम हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. मैंने यहाँ पे हीटिंग का सिंबल बनाया, डजंट मीन कि मैं कैंडल लेके वहाँ खड़ी हो जाऊंगी. इट मीन्स कि हीट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. फाइन. अब जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो इसमें से क्या निकलेंगी, रेडिएशंस, एंड दैट रेडिएशंस आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब वो रेडिएशन विजिबल स्पेक्ट्रम की हो सकती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज की हो सकती हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेव्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं. ठीक. सो जब इनमें से जो रेडिएशन होगी, अब वो रेडिएशंस अगर पास करे प्रिज्म से, अब दिस रेडिएशन पास थ्रू द प्रिज्म, और प्रिज्म में पास करने के बाद जैसे हमारे पास नॉर्मली रेनबो के 7 कलर्स जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास करती हैं तो 7 कलर्स अपेयर होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. ठीक है. जो रेनबो का स्पेक्ट्रा होता है दैट इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी पढ़ना है, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, लाइन, डार्क, तो ये सब क्या है इन्हीं स्पेक्ट्रम्स के पार्ट हैं. ठीक. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा होता है. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो हम या स्पेक्ट्रा जो हम कहाँ हमें विजिबल होता है, रेनबो में. ठीक.
अब इसको कंटिन्यूस क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पर आपको हर वेवलेंथ, विजिबल स्पेक्ट्रम की हर वेवलेंथ क्या है, विजिबल होगी। दैट इज द योर पैटर्न ऑफ विबग्योर, फाइन। लेकिन जब हम इसकी बात करें एमिशन स्पेक्ट्रम की, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे वो हीटिंग हुई, हीटिंग होते जैसे रेडिएशन निकली और रेडिएशन को प्रिज्म से पास किया, व्हाट दे ऑब्जर्व कि स्क्रीन के ऊपर सारे स्पेक्ट्रम ना आकर, सारे कलर्स ना आकर, कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही यहाँ पर क्या होते हैं, फाइंड होते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आर फॉर्म, ठीक है। यानी कि सारे कलर्स, अगर हम विबग्योर की बात कर रहे हैं, विबग्योर के अंदर जो आपकी 400 नैनोमीटर से लेके आपकी 750 नैनोमीटर, या फिर आप कह सकते हो कि 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक की सारी वेवलेंथ एमिट होती है। लेकिन जब यहाँ की बात करें हम एमिशन स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या है, अपीयर होती हैं ऑन द स्क्रीन। वहाँ पे क्या है, वायलेट है, वायलेट के बाद आपका इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंफर्म तो नहीं, लेकिन कंफर्म इन द सेंस कि यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते, मे बी यहाँ पर रेड का कोई लाइट शेड दिख गया हो, ठीक है, या ग्रीन का ग्रासी ग्रीन दिख गया हो, या फिर ब्लू का स्काई ब्लू हो गया हो, या फिर और भी पैटर्न चेंज हो सकता है, इंडिगो हो गया, ठीक है, वायलेट गायब हो गया, इंडिगो के बाद सीधा इसमें येलो कलर आ गया। तो यानी कि बीच के जो पैटर्न्स है वो क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। तो जो स्पेक्ट्रम बनता है वो इस तरह का बैंड फॉर्म करता है। अब ये बैंड क्या है, यहाँ पे मेरे पास कलर हैं, तो मैं उस कलर से आपको शो करूँगी। जैसे कि दिस इज ऑफ ग्रीन कलर, देन देयर इज ऑफ रेड कलर, ठीक। तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही क्या होते हैं, अपीयर्ड होते हैं ऑन द स्क्रीन। तो इस वजह से इसको हम बोल देते हैं लाइन स्पेक्ट्रा और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब टूटा हुआ, बीच में से टूटा हुआ, या लाइन स्पेक्ट्रम जो लाइंस अपीयर होंगी वो उस विबग्योर पैटर्न की कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या है यहाँ पे अपीयर होंगी। तो इस तरह से जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, अपीयर होगा, या एमिशन स्पेक्ट्रम हम इसे बोलते हैं, यानी कि एमिट करना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आए। अब इसमें क्या होता है, जब हम इसको एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन, अब हम, क्योंकि बोहर ने क्या है सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही लेकर स्टडी करी थी, तो हम भी अपने स्पेक्ट्रम में ज़्यादातर हाइड्रोजन को ही क्या करने को हम किसी की भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं वैसे स्पेक्ट्रास बिकम मोर एंड मोर कम्प्लेक्स। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सो इट इज़ वेरी इजी टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, राइट। सो अब हम हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है। नाउ दिस इज योर यू कैन से ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे आपका आ जाएगा E1, E2, E3, E4, E5, दीज आर द एनर्जी लेवल्स, ठीक। अब आपने पढ़ा क्या हुआ है कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिवॉल्व इन द एनर्जी लेवल्स, एनर्जी शेल्स के अंदर वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को कुछ, जैसे हमने बात करी कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है, किसी भी वेपर या किसी भी गैस या किसी भी एटम का क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। वेपर का हो सकता है या किसी भी एटम का क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। इसको क्या करा हमने, इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिक करंट करते ही क्या हो गया, इसमें एनर्जी आई, ठीक। अब ये एनर्जी क्या करेगी, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से
यहाँ भी जंप कर सकता है। ठीक, तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स तक क्या करेगा, जंप करेगा, डिपेंडिंग कि इसको कितने अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड की जाए। अब वो एनर्जी हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो एनर्जी, ये एनर्जी लेवल्स की पहले से ही डिसाइडेड होती है कि कितने अमाउंट की एनर्जी इसको चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर सके। ठीक, सो बोहर ने क्या है, एनर्जी को भी प्रॉपरली कैलकुलेट करा था और एनर्जीज की जो उसने वैल्यूज़ निकाली थी, दैट इज़ EN। अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिखूँगी, दैट इज़ फॉर द जूल पर एटम, किलो जूल्स पर मोल के लिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। तो आप किसी भी वैल्यू को देखो या किसी भी वैल्यू को सॉल्व करो तो इट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, तो एनर्जी का वैल्यू क्या है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² एंड दिस इज फॉर जूल्स पर एटम। ठीक, उसके बाद EN की वैल्यू इन you can say in your kilojoules per mole के लिए, that is 1312 divided by n², this is kilojoules per mole। and then for electron volt energy की वैल्यू है 13.6 Z² upon n² electron volt। right, these are the three values। चाहे आप इसे यूज़ करो, इसे यूज़ करो या फिर इसे यूज़ करो, they are the same। और यहाँ पे Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम। फाइन, N क्या है, N आर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। फाइन, अब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स को जब हम किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर हमारी एनर्जी की वैल्यू, अगर मैं इसके बिहाफ पर एनर्जी या इसके बिहाफ पर, इट इज़ वेरी इजी, सो मैं इसके बिहाफ पर अगर एनर्जी की वैल्यू को डिसाइड करूँ, तो जो आपका E1 है, E1 की एनर्जी क्या होगी, E1 इज इक्वल्स टू, अब E1 कितना है, हमारी एनर्जी की वैल्यू क्या है फॉर nth ऑर्बिट 13.6, Z की वैल्यू, हाइड्रोजन एटम 1 है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन N की वैल्यू भी क्या है 1, तो दैट इज 13.6, आई एम यूजिंग दिस वन। ठीक है, तो ये होगा 1312, यानी कि जो E1 की वैल्यू है वो कितनी होगी 1312। अब मैं इसको जरा ऐसे लिखती हूँ, E1, E2, E3, E4। ठीक, E1 की वैल्यू जो मैंने सॉल्व करी बाय दिस, तो वो कितनी आई -1312। ठीक, अब अगर मैं E2 की वैल्यू करूँ तो उसमें क्या करेंगे, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट बिकम -328। ठीक है, इसके बाद अगर हम करेंगे तो दैट इज -145 पॉइंट, दैट यू कैन से इट इज 8। तो ये सारी क्या है, किलो जूल्स पर मोल के लिए। सेम आगे भी आप इसी मेथड से करेंगे तो आप सारे एनर्जी लेवल्स की क्या है, एनर्जीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, मैंने सिर्फ 3 तक ही करी है। अब अगर हम इनकी एनर्जीज की बात करें तो पहले लेवल की एनर्जी क्या हो गई आपकी -1312, देन सेकेंड लेवल की 328, देन -1458। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये तो बोहर ने एनर्जी की, जो आप कह सकते हो एनर्जी को बोहर ने ही कैलकुलेट करा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो जो एनर्जीज की वैल्यू को हमने देखा, E1 की वैल्यू इतनी आई, E2 की वैल्यू इतनी और E3 की वैल्यू इतनी। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हर एनर्जी लेवल की क्या है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है। फाइन, हर एनर्जी लेवल की क्या है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है। अगर हम इनका 2 ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस फाइंड करें, E एनर्जी डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस EN1। N2 या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक दिस, या फिर लिख सकते हैं EN फाइनल माइनस EN इनिशियल। फाइनल कौन सा होगा, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन ने आना है, और इनिशियल कौन सा है, जहाँ से वो आएगा।
ठीक है। सो अगर हम इस वैल्यू के हिसाब से देखें, अब E2 की वैल्यू हम यहाँ ले, E2 की वैल्यू कितनी है -3 to 8 माइनस, और आपकी EN की वैल्यू कितनी है -13 2। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये राउंड अबाउट आपकी वैल्यू आ जाएगी, आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू बिकम -3 to 8 + 13 2। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे इट मीन -984 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये हमें क्या बता रहा है कि इतने अमाउंट की एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो यहाँ से यहाँ क्या करेगा, जंप करेगा। क्लियर है। यहाँ मेरा इसको कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करते हैं, जब वेपर्स या एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर गैसेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे क्या करेंगे, जंप करेंगे। ठीक। अब ये जब जंप कर रहे हैं, जंप करने का मतलब है कि जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव टू द फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है, जब हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी लेते ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट्स आर द अनस्टेबल स्टेट्स ऑफ द एटम और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अनस्टेबल मतलब, अब जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है तो यू आर इन एक्साइटेड स्टेट। अब जब आपको एक्साइटेड स्टेट तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा है कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, फाइन। लेकिन जब आप नॉर्मल, आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है, आप आराम से थोड़ा सा शांत हो जाते हो, देन यू फील कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। तो जो आपकी शांति वाली जो स्टेज है दैट इज़ योर स्टेबल स्टेट, और जो अशांति वाली स्टेट है दैट इज़ योर एक्साइटेड स्टेट, फाइन। तो सेम ऐसे ही क्या होगा, जब अब घर में आपको अगर मम्मी डांट दे या मम्मी पापा दोनों में से कोई एक चांटा भी लगा दे तो आपको एकदम से गुस्सा आ जाएगा, एकदम से ऐसे हो जाओगे जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है। तो उसमें क्या है, एट दैट टाइम गुस्से वाला एक्साइटमेंट होगा आपके अंदर कि आपको लगेगा कि मैं ये भी फोड़ दूँ, ये भी फोड़ दूँ, ये भी कर दूँ, वैसे भी कर दूँ। लेकिन जब आप थोड़ी देर के बाद गुस्सा आपका शांत हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, रिलैक्स होने पे क्या होगा, फिर आप अपनी स्टेबल स्टेट पे आ जाओगे। ऐसे ही जब इनको एनर्जी मिल रही है तो ये भी क्या हो गए, एक्साइटेड, कूदना शुरू हो गए। ठीक है, कि हम जंप करेंगे, हम जंप करेंगे, जंप करके हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। लेकिन जंप करके ये चले तो जाते हैं, लेकिन जो ये स्टेट्स है, ये इनकी जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ये कैसी हो जाती हैं, अनस्टेबल। ये कैसी हो जाती हैं, अनस्टेबल स्टेट्स। तो अनस्टेबल स्टेट्स क्या होंगी, यानी कि यहाँ पे इनको स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये वापस क्या करेंगे, वापस ये अपनी ग्राउंड स्टेट के ऊपर क्या करेंगे, जंप करने की कोशिश करेंगे। और जब ये जंप करेंगे तो क्या होगा, अब एनर्जी लेके ये कूद तो गए, लेकिन जब इनको वापस अपनी एनर्जी स्टेट्स पे आना है तो ये क्या करेंगे, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, जितनी एनर्जी लेके ये कूदे थे, इनको वहाँ पर वापस आने के लिए, अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आने के लिए उतनी एनर्जी को वापस यानी रिलीज भी करना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करता है तो इट रिलीज द रेडिएशन, और इस रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, एमिशन। क्लियर है यहाँ तक कि एमिशन स्पेक्ट्रम कहाँ वर्क करता है। एमिशन स्पेक्ट्रम मीन्स कि जैसे हमने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद ये एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब करके ये कहाँ गए, कूद के एक्साइटेड स्टेट पे पहुँच गए। अब एक्साइटेड से जब ये दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट पर आते हैं तो ग्राउंड स्टेट पर आने पर ये जो फोटोन्स हैं, या ये फोटोन्स कह लो या इलेक्ट्रॉन्स कह लो, ये क्या करेंगे, अपनी जो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, एमिट करेंगे। ठीक है। अब वो एनर्जी भी उतनी ही एमिट करेंगे जितनी एनर्जी लेके ये वो गए थे, उतनी एनर्जी देकर ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर आएंगे। तो फ्रॉम देयर आई थिंक इट इज़ क्लियर कि
इलेक्ट्रॉन्स में एमिशन का क्या रोल है, क्या ये क्यों एमिट करते हैं, कैसे एमिट करते हैं, और एनर्जी डिफरेंस हमें क्या बताता है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी है। क्या क्लियर हो गया? दैट ईच ऑर्बिट हैव स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? ई डिफरेंस इज इक्वल्स टू EN1 और सॉरी EN2 माइनस EN1। ये हमें किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस निकालने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक, सो इस तरह से क्या होगा, अब एनर्जी डिफाइन हो गई। एनर्जी डिफाइन होने के बाद इट मीन्स कि अगर हम ई फोटोन यानी कि जिस हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज़ अ फोटोन। तो जो फोटोन की एनर्जी है वो किसके इक्वल था? ई का हमने क्या रिलेशन पढ़ा था? एनीवन रिमेंबर दैट रिलेशन? क्या था वो? ई इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। ठीक, तो ई फोटोन क्या होगा? hc अपॉन लैम्डा। तो क्या अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं सबकी वेवलेंथ क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी? सबकी वेवलेंथ कैसी होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंट है, डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डिफरेंट एनर्जीज को एमिट कर रहे हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट का अगर यहाँ पे आपका अगर स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी है तो स्पेसिफिक वेवलेंथ भी एग्जिस्ट करेगी। इट मीन्स कि यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है कि जो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते 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 क्या करते हैं? न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाते हैं। पढ़ा हुआ है ना आपने कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर पाथ में तो वो क्या करते हैं? कोलैप कर जाते हैं। अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम जंप कराएं, अगर हम इलेक्ट्रॉन को जंप कराएं तो क्या होगा? लाइक दिस। अगर हम इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे हैं तो वो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, कहीं भी जा सकता है इसके बीच में। ठीक, इट मीन्स कि उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्पेक्ट्रा था वो एक कंटिन्यूस पैटर्न शो कर रहा है। कंटिन्यूस मतलब उसमें कहीं भी जाकर वो क्या है? रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, बोहर ने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि जो स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रा है, वो कंटिन्यूस नहीं है, इट इज़ द डिस्क्रीट वन, डिसकंटिन्यूस वन। ठीक है, यानी कि हर लेवल की एनर्जी फिक्स है, वो उतनी ही एनर्जी एटम लेगा। उस लेवल तक जाने के लिए उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी चाहिए और उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। फाइन, सो ये था कि दिस इज अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम। फाइन, अब यहाँ से आई थिंक इतना तो सबको क्लियर हो ही गया है। सो नेक्स्ट वी कम टू वन क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू दिस, और उसमें आपको बहुत सारी कंसेप्ट उसमें भी क्या होंगे? क्लियर होंगे। Now the question is you have to find the energy and wavelength. Question क्या है? Find the energy and wavelength of energy and wavelength of photon transmitted from N3 to N1 of हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे जो हम एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं काफ़ी कुछ ये बोहर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी कवर कर लेगा। सो आई थिंक तब हमें वहाँ पे इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो अब ये इसमें क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले एनर्जी और वेवलेंथ हमें क्या फाइंड करनी है? एनर्जी एंड वेवलेंथ किसकी? हाइड्रोजन एटम की। और एनर्जी लेवल क्या दे रखे हैं हमें? N3 और N1। क्लियर है?
तो यहाँ पे आपको दो एनर्जी लेवल्स गिवन है, दो ऑर्बिट्स गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या डिफाइन करोगे इसमें से, उनका एनर्जी डिफरेंस। अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी को भी, जैसे मैंने आपके यहाँ पे भी आपको पहले ही बता दिए थे कि हम एनर्जी को या तो आप किलो जूल पर मोल के मेथड से निकाल लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मेथड से निकाल दीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। और अगर आप किलो जूल के फॉर्म से निकालते हैं तो यू कैन कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो वो आपके लिए और भी इजी मेथड हो जाएगा। सो हम यहाँ पे पहले एनर्जी डिफरेंस की बात करें। एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू En2 माइनस En1, ठीक है। ये आपका एनर्जी डिफरेंस का था फॉर्मूला। अब अगर हम एनर्जी डिफरेंस के लिए मैं दूसरा मेथड यूज़ करूँ, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² ठीक है। ये आपकी आ जाएगी जूल्स में, राइट। दिस इज फॉर द जूल्स पर एटम के लिए, ठीक। अब अगर मैं इसको यहाँ पर डिफाइन करूँ, पहले तो हम एनर्जी इस लेवल की निकालते हैं, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। Z क्या है हमारा, इज इक्वल्स टू 1। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम, तो ये कितना है 1, यानी कि एटॉमिक नंबर आपका। देन 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर अपॉन n कितना है, n2 की वैल्यू कितनी है आपकी, दिस 3। n1 क्या है आपका, ये हमारा है n1 इनिशियल और ये है n1 फाइनल। अगर आपके बुक्स में अगर लिखा हुआ है तो वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा, EF माइनस E इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल है वो कौन सी है, अब एमिट कर रहा है, ट्रांसमिटेड कर रहा है, तो ये आपकी फाइनल होगी और ये आपकी क्या होगी, इनिशियल होगी, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे n1 उसके लिए फाइंड कर लें, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन फाइनल n3 n1 नहीं, इट्स करेक्ट, फाइन, ठीक है। सो ये आपका क्या है, एंड फाइनल, क्योंकि एनर्जी आप देखो तो फाइनल से इनिशियल, यानी कि जब ट्रांसमिट हो रही है तो वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। ये आपकी अगर एक्साइटेड स्टेट है और ये क्या है आपकी ग्राउंड स्टेट, तो दिस इज द फाइन, इट इज क्लियर। सो यहाँ पे क्या होगा, z की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर तो वो 1 ही रहेगा, और नीचे आपकी n की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक। माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/1, क्योंकि z का